मेरे को लगता है कि आई थिंक इस गेम के बाद हंसी फ्लिक यहाँ पर बारसा के प्लेयर्स को बस में चढ़ के बारसा जान देगा। ना 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 ना, देखो सुबह 7 बजे चलती है मड्रिड से ऋषिकेश की एक बस, ठीक है, उसमें बैठो, मेडिटेशन करो, आओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तपोवन है, यहाँ आओ, उसके बाद यहाँ से हिमाचल का रास्ता है, 2-3 हफ्ते भाई बिताओ और उसके बाद आना। ये क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ से ये खुद ही, इनके घर वाले खुद ही नहीं जान देंगे। जब वीआर 8 मिनट हो रहा था, तुमको क्या लग रहा था, क्या हो रहा था उस 8 मिनट में? मैं तो देखो हम फैंस, मैंने तो तारक मेहता का मैच देखा, लेकिन उस 8 मिनट में तुमको क्या लग रहा था कि वो कोई गलती थी? उसके पीछे सोची समझी साजिश थी। उस 8 मिनट में फ्लोरेंटिनो पेरेस ने डोनाल्ड ट्रंप से करवाया भैया साइन, और ये अब बिल पारित हो चुका है स्पेन में कि आने वाले एल क्लासिको अफोर मेंशन एंड अनफोरसीन इवेंट्स के चलते, क्योंकि रियल मैड्रिड पे और भी काम है भाई, और भी है, एल क्लासिको अब एथलेटिको मैड्रिड खेलेगी हमारी तरफ से, ठीक है, हम नहीं खेल रहे, एक आधा प्लेयर दे देंगे, लेकिन अभी एथलेटिको मैड्रिड ही खेलेगी, वो अच्छा खेल रहे हैं वही खेलेंगे। एक ही शहर से 2 क्लबों को ऐसे ऊपर जाना चाहिए, तो हम एथलेटिको मैड्रिड खेलेगी अभी कुछ टाइम तक, तो बार्सिलोना के गेम हम बाकी सबको निपटा लेंगे, बेटिस हो गया, राय वायकानो, इनको भी तो है भाई, क्या है। लेकिन भाई 4-0, और पता है अगर पहले हाफ में ऑलरेडी 4-0 की स्कोर लाइन ऐतिहासिक नहीं थी, हंसी फ्लिक के लिए ह्यूमिलिएटिंग इनफ नहीं थी, तो जो हमको सेकेंड हाफ में देखने को मिला वो चाहे गोल ना हो, लेकिन उसके बाद भी जो हाइलाइट्स थी, जो मोमेंट्स थे, जो एक आई कैचिंग एक स्पेक्टिकल था, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहा सेकेंड हाफ में। क्योंकि यहाँ पर रेड कार्ड की बात करें, यहाँ पर गोल मिसेस की बात करें, एक्चुअली में बार्सिलोना गोल भी मार दिया था, उसके बाद यहाँ पर पेनल्टी शाउट्स की बात करें, हैंडबॉल्स की बात करें, इतना कुछ था यहाँ पर। एंड अगेन भाई जो पूरा सिमियोनी आदमी तरह हराम, यार उसकी टीम जीती है 4-0 से, तब भी हंसी फ्लिक गया उससे हाथ मिलाने, आज सीधा टनल में जाता, क्यों कहाँ जा रहा है तू भी ऋषिकेश आ रहा है। लेकिन गेम की स्टार्टिंग की बात करते हैं भाई, यहाँ पर मेट्रोपोलिटानो पे एथलेटिको के होम पे, जिसको हमेशा से सिमियोनी फोर्ट्रेस बना के रखता है स्पेसिफिकली बड़े गेम में, यहाँ पर बार्सिलोना को वेलकम कर रहा था कोपा देल रे के सेमीफाइनल के पहले लेग में। अब बार्सिलोना कह सकते हो कि अपने परफेक्ट मोड में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर रफीनिया नहीं था, यहाँ पर पेड्री नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, यहाँ पर आई डोंट थिंक सो यहाँ पर रफीनिया और पेड्री वॉज द रीजन कि यहाँ पर बार्सिलोना, क्योंकि देखो बार्सिलोना हार जाती, बार्सिलोना स्ट्रगल करती, तो एक बार को आप कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ प्रोफाइल्स की गलती हुई है, कुछ यहाँ पर प्रोफाइल्स मिसिंग है। आधे घंटे 30 मिनट में अगर लमीन यमाल के पास एक बार बॉल जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये गेम आपने फंडामेंटली गलत ही अप्रोच किया है। अगर 30 मिनट में 3 गोल आप कंसीड कर चुके हो, 30 मिनट में आपका सबसे होनहार प्लेयर पे अगर 1-2 बार ही बॉल आई है, तो आपकी टीम खत्म है भाई, आपको उड़ा दिया है, आपकी टैक्टिक्स के पछितड़े उड़ा दिए हैं, आपके कपड़े फाड़ दिए हैं, आपके धागे खोल दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर नचाया गया है। और पहले 30 मिनट में यही हुआ, सोचो 36वें मिनट तक तो यहाँ पर एक टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन ही हो गया। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो खेल है, और वो टीम जो एक्चुअली में बार्सिलोना के अगेंस्ट खेल जाती है ना, कि यहाँ पर ठीक है हाई लाइन है, आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है, और यहाँ पर भी था एक्चुअली में, आप कह सकते हो कि सेविया ने जिस तरीके से हराया था बार्सिलोना को, पूरी तरीके से यहाँ पर कॉपी किया गया है। अगर हम बिहाइंड द लाइन की बात करें कि भाई वही ट्रायंगल्स है, वही एक सेकंड मैन रन होगा, लेकिन जो अंडरलाइन टैक्टिक्स है, जो अंडरलाइन स्ट्रैटेजी थी, वो बहुत सिंपल थी एथलेटिको मैड्रिड की, कि भैया यहाँ पर डुअल्स एक भी नहीं हारेंगे। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्यों मैं कह रहा हूँ कि रफीनिया और पेड्री ऑफ कोर्स एक काफ़ी बड़ा भाई एब्सेंट है, काफ़ी बड़ा वो होता है, एक गैप है जिसको टू बी ऑनेस्ट नहीं भर सकता कोई भी, लमीन यमाल भी नहीं भर सकता। रफीनिया के गैप की अगर हम बात करें या फिर पेड्री की बात करें, तो लमीन यमाल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को जोड़ के बता रहा हूँ तुमको कि लमीन यमाल पे पहले आधा घंटे में सिर्फ 1 या 2 बारी बॉल गई है, और ये बताता है कि बार्सिलोना क्या कर रही थी, डिस्पाइट कि बार्सिलोना के पास अच्छा खासा पोजीशन था, लेकिन स्लोपी पासेस, खुद ही डर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से एथलेटिको हर एक डुअल जीत रही है। जो डुअल नहीं भी जीत रही है, जो डुअल में एक्चुअली में यहाँ पर सेकंड बॉल थर्ड बॉल बन रही है, यानी कि बॉल फिर से इधर उधर के पिंग पोंग हो रही है, एथलेटिको मैड्रिड इस तरीके से एक्टिव है, इस तरीके से यहाँ पर योहान गार्सिया को टेस्ट कर रही है। एंड अगेन योहान गार्सिया का वो मोमेंट आया, उससे पहले एक बहुत बढ़िया सेव निकाला था 1v1, और उसके बाद योहान गार्सिया की गलती हुई। मेरे को लगता है कि उसका भी एक डोमिनो इफेक्ट हुआ है कि बार्सिलोना ऑलरेडी वो डरी डरी खेल रही थी, उस मोमेंट के बाद वो और ज़्यादा घबरा गई। और आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड ने पहले हाफ में जब ये चीज़ परख ली कि जो चीज़ वो घर से सोच के आए थे, जो चीज़ वो मैच शुरू होने से पहले ही सोच ली थी कि ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, वो तो काम कर रही है ऊपर से। पर उन्होंने जो चीज़ नहीं सोचा था वो ये था कि बार्सिलोना डर के खेलेगी,
बार्सिलोना जितना खेलेगी उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होगी, और बार्सिलोना पर्टिकुलरली फिजिकली लेथार्जिक थी। आज मेरे को लगा कि आई थिंक पहली बार हंसी फ्लिक की टीम, डिस्पाइट कि हंसी फ्लिक कोशिश कर रहा था, उसने टीम भी ऐसी थी, दे वर जस्ट नॉट इन द गेम। वो थे ही नहीं गेम में भाई, फिजिकली गेम में थे ही नहीं। और जैसे जैसे वो फिजिकली गेम में पीछे होते जा रहे थे, जैसे जैसे एथलेटिको उन्हें लिटरली लथाड़ रही थी, उन्हें उनमें लठ बजा रही थी, वैसे वैसे ये लोग एक्चुअली में साइकोलॉजिकली भी पीछे होते जा रहे थे। और वो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि क्यों यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड, और अगेन आई वुड से कि पहले हाफ में ये 5-6 गोल मार देते, ये 5-6 गोल मार देते अगर खुद ये एक्चुअली में चांसेस मिस कर रहा था, चाहे ग्रीजमैन की बात करें, चाहे यूलियन अल्वारेस की बात करें। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो टीम सिलेक्शन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ग्रीजमैन को रखना भाई, ग्रीजमैन एंड अगेन एथलेटिको मैड्रिड की अगेन गलीच कोच है, गलीच टीम है, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है वो ये है कि भाई जब एथलेटिको मैड्रिड अटैकिंग गेम खेलती है, जब एथलेटिको मैड्रिड एक्चुअली खेलती है अपने पोटेंशियल पे, अपने रिसोर्सेज पे और उस मोमेंटम पे, जो कि ऑफ कोर्स उनका होम क्राउड उनको देता है, उनके टेक्निकल प्लेयर्स उनको देते हैं। यहाँ पर ब्रेव मूव था कि आप 4 अटैकर्स के साथ गए उस बार्सिलोना के अगेंस्ट, जो बार्सिलोना ऑफ कोर्स इतना अटैकिंग खेलती है, अटैकिंग आउटपुट पे खेलती है। या तो ये था कि सिमियोनी इस एथलेटिको मैड्रिड का नया लुक जो है, लुकमन के आने के बाद जो नया लुक है, और वो समझता था कि अगर बार्सिलोना को हराना है तो यही करना पड़ेगा, और उसने इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पर 4 बंदे उतारे कि भैया देखो, बार्सिलोना को हराने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर बार्सिलोना आप में गोल मारने के लिए उतर रही है तो आप उनसे डबल डाउन करके उन पे और गोल मारो, और कहीं ना कहीं उनको उन्हीं के गेम में डराने का कोशिश करो। और दूसरा रीजन ये था, जो हो सकता है कि भाई यहाँ पर सिमेओनी समझ चुका था कि देखो यहाँ पर रफीनिया नहीं है, यहाँ पर पेड्री नहीं है, तो आई थिंक द चांस क्रिएशन जो होगा बार्सिलोना का वो लिमिटेड होगा। इसलिए शायद से ऐसा हो सकता है कि बार्सिलोना कंजर्वेटिव खेलने की कोशिश करे, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर हंसी फ्लिक के प्रिंसिपल्स को लगाएगी ही जरूर, और यहाँ पर हंसी फ्लिक उसको फिर भी हाई डिफेंसिव लाइन में रखेगा, तो चांस क्रिएशन भी नहीं होगा और हाई डिफेंसिव लाइन पे भी वो रिजिड रहेंगे। और ऐसे में यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड के लिए एक बड़ा बनाया गेम होगा जहाँ पर वो इनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आई थिंक एथलेटिको, देखो जहां मैं ये चीज कह रहा हूं कि बार्सिलोना फिजिकली बहुत पीछे रह गई, मतलब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता रहा वो पीछे ही जाते जा रहे थे, अंटिल यहां पर 65-70 मिनट पे एथलेटिको मैड्रिड ने डिसाइड किया कि अब वो यहां पर थोड़ा सा जो स्टीम है उससे भाई अपना पैर उठाएंगे, एक्सेलरेटर से पैर उठाएंगे, और थोड़ा सा यहां पर इस चीज को करेंगे भी भाई, अब थोड़ा सा संभाल लेते हैं। 4-0 की स्कोर लाइन बार्सिलोना के अगेंस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है। अगेन वो गोल मार सकते थे, लेकिन उन्होंने चीज समझ ली कि ठीक है भाई यहाँ पर 4-1 की स्कोर लाइन से बढ़िया है 4-0 की स्कोर लाइन रखते हैं, और कैंप नो में इसी स्कोर लाइन को लेके जाएंगे। आई थिंक यहां पर जो वर्क रेट आया है एथलेटिको मैड्रिड की टीम से, क्योंकि बार्सिलोना फिजिकली नहीं थी इस गेम में, ये ठीक है और बोलेंगे भी लोग, बट बार्सिलोना किसके कंपैरिजन में फिजिकली नॉन एग्जिस्टेंट थी उस एथलेटिको मैड्रिड की टीम में, जहां पर अगर मैं सिमियोनी उनके राइट विंगर की बात करूं, इवन ग्रीजमैन की बात करूं, यहां पर यूलियन अल्वारेस की बात करो, कितने इंटरेस्टिंग सिलेक्शन है कि ग्रीजमैन को रखा गया, क्योंकि अगेन व्हेन यू हैव ग्रीजमैन जो कि फ्लोट करेगा, ठीक है, आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक में बिटवीन द लाइंस, यहां पर लिटरली मिडफील्ड में आके वो मिडफील्ड में आउट नंबर करेगा बार्सिलोना को, डुअल्स करेगा, क्रिएट करेगा, कनेक्ट करेगा, फिनिश भी करेगा अगेन। एंड देन यू हैव सिमियोनी जो कि एब्सोल्युटली वर्कहॉर्स है, उनका वाल्वर्दे अगेन, वैसे उनका वाल्वर्दे मैं तुम्हें सही बताऊं तो सिमियोनी आप कह सकते हो कि उनका एक अटैकिंग आउटपुट ओरिएंटेड वाल्वर्दे है, बट भाई जो उनका एक्चुअली में मेरे को लगता है कि जिसके बगैर ये टीम नहीं चल सकती, जिसके बगैर एथलेटिको मैड्रिड की टीम नहीं चल सकती, दैट इज भाई मार्कोस लोरेंटे। ओ भाई, पाब्लो बारियोस नहीं था तो कोके और मार्कोस लोरेंटे ने जिस तरीके से गेम चलाया है, जिस तरीके से वो मिडफील्ड जो कि ऑलरेडी ओवरवेल्म कर रही थी बार्सिलोना को, वहाँ जिस तरीके से उन्होंने हर डुअल को जीता है, उन्होंने टेक्निकली अपने आप को इस तरीके से रखा है कि यहाँ पर कैसेडो की बात करें, डैनी ओल्मो की बात करें, पेड्री की, फ्रैंकी डियोंग की बात करें, तो यहाँ पर वो उस पूरी मिडफील्ड को डोमिनेट करेंगे। और जूलियन अल्वारेस, डिस्पाइट कि पिछले कुछ महीनों से जूलियन अल्वारेस का गोल तुम्हें पता ही है किस तरीके से वो खेल रहा है, उसके नंबर्स इतने खराब आ रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पर जूलियन अल्वारेस की जो टेक्निकल क्वालिटी है, जो एक कनेक्टिंग डॉट है, जो कि उसको जो कि वो लुकमन और सिमियोनी और ग्रीजमैन
कि ना ही सिर्फ कनेक्ट करेगा बल्कि इनके कॉम्प्लीमेंट्री गेम प्ले पे भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पर सिम्योनी खेल गया और इसलिए उसको इतने वाइड रेंज ऑफ अटैकिंग आउटपुट्स मिल रहे थे, आउटलेट मिल रहे थे। चाहे लेफ्ट विंग की बात करें जहां पर उसको लुकमन मिल रहा है, चाहे राइट की बात करें जहां पर उसको सिम्योनी मिल रहा है और वर्क रेट दिया जा रहा है तगड़ा। और वही मिड से यहाँ पर ग्रीजमन और यूलियन अल्वारेज दोनों की पार्टनरशिप तो चली रही है। आई थिंक इस गेम में लमीन यमाल का बिल्कुल भी इंक्लूडेड ना होना तो बहुत ही खराब चीज थी, क्योंकि लमीन यमाल एक्चुअली में मेजोरिटी ऑफ द गेम में, क्योंकि लमीन यमाल पे जब बॉल आ रही थी तो वो डिफरेंस बना रहा था, ठीक है, वो नचा रहा था और उसकी वजह से यहाँ पर येलो कार्ड भी एथलेटिको मैड्रिड को मिल रहे थे। लमीन यमाल बट फिर भी अपार्ट फ्रॉम लमीन यमाल पे जितनी बॉल आई उसके अलावा जितनी बार नहीं आई वो मेरे को लगता है कि बहुत हर्ट कर गया। क्योंकि फरान टोरेस की बात करें, लेवेंडोव्स्की की बात करें, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने घंटा कुछ नहीं करा, ठीक है, उन्होंने सीरियसली कुछ नहीं करा। डैनी ओल्मो का भी इस गेम पे जो इम्प्रिंट था वो बहुत ज़्यादा खराब था। और जब आपके 3 प्लेयर अटैकिंग आउटपुट में आपके 3 प्लेयर सोलली डिपेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर लमीन यमाल कुछ जादू कर दे और लमीन यमाल खुद गेम में नहीं आ पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम का जो अटैक है वो पूरी तरीके से टूथलेस है। क्योंकि गेम इतना ज़्यादा पिंग पोंग चल रहा था, डिस्पाइट कि एथलेटिको मैड्रिड फटाफट से अपना सीक्वेंस पूरा करके डिफेंस में आ रही थी, पर गेम इतना ज़्यादा पिंग पोंग चल रहा था, गेम इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की तरफ था, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड का सेम था कि बार्सिलोना को सेटल ही नहीं होने देना। और इसलिए आपको पहले हाफ में बहुत बार ऐसा दिखेगा जहां पर उनका जो मुसोलिनी है, आई थिंक यही नाम है उनका गोलकीपर का, जो कि अगेन वेरी गुड गोलकीपिंग, मतलब बहुत ही मजेदार गोलकीपिंग उसने करी है। मौका मिलते ही जूल्स कुंडे के पीछे उसने बॉल डाली लुकमन को, और लुकमन की सारी ड्रिबलिंग मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि यहाँ पर मतलब लुकमन लग ही नहीं रहा था लुकमन एक्चुअली में यहाँ पर पहला दूसरा पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा है, लग रहा था कि भाई वो सिम्योनी के सारे पैतरे को, सारे टेक्निक्स को बिल्कुल घोट के पी गया है वो, ठीक है, वो बदन पे रगड़ता है। यहां पर आई थिंक बार्सिलोना अटैक में जितनी टूथलेस लग रही थी उसकी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट आ रहा था कि मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट जा रही है, वो चांस ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहे। आई थिंक 5-10 मिनट में एक आधी बॉल ऐसी आती थी, और अगेन चाहे फर्मिन लोपेस की बात करें चांस मिस था, तो वो एक आई थिंक प्रॉब्लमैटिक है। पर अगेन फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिलेटिंग पॉइंट पे खत्म होता है यहाँ पर बार्सिलोना के लिए। एथलेटिको मैड्रिड 4 मारती है। सेकंड हाफ की बात करें, आई थिंक यहाँ पर बार्सिलोना ने जो किक स्टार्ट किया था सेकंड हाफ को परफेक्ट नोट पे स्टार्ट किया था, परफेक्ट मोमेंटम पे स्टार्ट किया था, और एथलेटिको मैड्रिड डर गई थी। थ्रू आउट द गेम में पहली बार ऐसा हुआ कि एथलेटिको मैड्रिड डर गई है। एथलेटिको मैड्रिड नंबर में डिफेंड भी करती है, एथलेटिको मैड्रिड अपने पैटर्न में भी आती है, एथलेटिको मैड्रिड डिफेंड भी यहाँ पर आप कह सकते हो हानन फानन में करती है, 1v1 टैकलिंग्स में यहाँ पर फोर्स करती है बार्सिलोना। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि अब एथलेटिको मैड्रिड डर के डिफेंड कर रही है, और एथलेटिको मैड्रिड अब जैसे तैसे डिफेंड कर रही है। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर सेट पीस से एक गोल आता है जिसपे 8 मिनट का वीआर, 8 मिनट। पहली बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा कि वीआर हो किस ले रहा है, ठीक है, मेरे नहीं पड़ा, कमेंटेटर के नहीं पड़ा, तुम्हारे भी नहीं पड़ा होगा, ये मेरे समझ में ही नहीं आया कि ये वीआर हो, क्योंकि जिस ऑफसाइड को बार बार चेक कर रहे थे मेरे हिसाब से तो वो ऑफसाइड थी नहीं, अनटिल उन्होंने ऑफसाइड दिखा दी, ठीक है। जब तक वो ऑफसाइड का ग्राफ नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो ऑफसाइड कौन से मूवमेंट से देख रहे हैं। ऑफकोर्स उन्होंने बना दी तो ऑफसाइड ही होगी, चाहे मिलीमीटर की हो चाहे सेंटीमीटर की हो। मेरा मानना ये है 8 मिनट आपने बनाया है, ठीक है, और कुछ वीआर ने कुछ ऐसा ही देख लिया, कुछ ऐसा ही कर दिया सिस्टम की समझ में ही नहीं आया भाई। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग वीआर मैंने अपने जितने भी कंटेंट क्रिएशन में, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग, ठीक है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग वीआर सिनेरियो था वो। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा, मैं यहाँ पर बार्सिलोना को बिल्कुल भी नहीं बचा रहा, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर पहले 10-13 मिनट लपेटा है बार्सिलोना को। बट मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि अगर वो गोल दिया जाता, ठीक है, अब तो ऑफकोर्स टेक्निकल उस पर पता ही है कि वो लेवेंडोव्स्की ऑफ था तो वो गोल नहीं देना था, क्योंकि अगर ऑफ है तो ऑफ ही है, चाहे मिलीमीटर हो चाहे सेंटीमीटर, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर वो गोल हो जाता, अगर बार्सिलोना गोल मार देती, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर फॉर श्योर बार्सिलोना एक आधा गोल तो और निकाल लेती, तो ये 4-4-3 तक भी जा सकता था मे बी। अगेन देखो सेकेंड हाफ में भी एथलेटिको मैड्रिड और गोल मारती इन पे अगर ये चांसेस थे, बट क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड का जो अप्रोच था वो और कंजर्वेटिव हो गया, उनका ट्रेडिशनल टिपिकल एथलेटिको मैड्रिड वाले तरीके से वो अटैक कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा अब जो एक्सेलरेटर से पैर हटाना स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक वहाँ पर भी एक ब्लो पड़ा, एक जो सेकंड की। और अगर मेजोरिटी ऑफ द गेम की बात करूँ तो रेफरी मेरे ख्याल से बहुत कोशिश कर रहा था गेम लीनियंट चले, ठीक है,
बट अगेन रेफरी मेरे को लगता है कि ठीक ठाक ही करा उसने कोई ज़्यादा ब्लंडर वाला काम नहीं करा। हालांकि एक चीज़ जो मेरे को लगता है जो कि अगेन इस गेम का कोर्स बदल सकता था वो ये था कि मैं इस चीज़ से तो एग्री करता हूँ कि एरिक गार्सिया को यहाँ पर रेड कार्ड मिलना था, जो कि आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, अब वहाँ पर ये केस बन रहा था कि अगर बॉल दूर जा रही है गोल से, बट अगेन मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं होता क्योंकि ही वॉज थ्रू ऑन गोल, और शायद से ये भी था कि भाई वो सेकंड मैन अराउआ है, बट अराउआ बहुत ही ज़्यादा दूर था तो रेड कार्ड देना ही पड़ता। और ऊपर से जिस तरीके का यहाँ पर टैकल था एरिक गार्सिया ने, वो भी साफ दिख रहा था कि बॉल उसे इस साल मिलनी नहीं थी, 2026 में तुमने बॉल ही नहीं देखता वो उस टैकल से। तो बट आई थिंक फर्स्ट हाफ में भी एक ऐसा सिनेरियो आया था जहां पर शायद से किसी ने बाल्डे के पैर पे मारा था, वो तुमको ग्राफिक दिख रहा होगा। मेरे को लगता है कि वो भी वीआर पे जा रहा अगेन मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि वीआर है ना, भाड़े पे नहीं है ना, अब तुमने खरीद रखे ना कंप्यूटर, बना रखा है ना कमरा, सीपीयू ऑन है ना, सिस्टम ऑन है ना, ऐसा तो नहीं कि सिस्टम बंद कर देते हो, शट डाउन कर देते हो, तो ले लो भाई वीआर, क्या हो जाएगा। आई थिंक इवन दो अगेन लोग कहेंगे कि ठीक है वीआर तो हो गया 4-0 तो फिर भी हार गए ये, मेरे को लगता है कि यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट कि 4-0 से कौन हारा कौन नहीं है। आई थिंक और मैं रॉबरी और इनमें कि रॉब हो गए और 4-0 से कि या तो यही है कि टू एक्सट्रीम पे खेलेंगे कि या तो रॉब हो गए, बार्सिलोना रॉब हो गई, या फिर 4-0 तो फिर भी हार गए, तो क्या ही फर्क पड़ता है। आई थिंक स्टिल ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखोगे तो येस एरिक गार्सिया अगर रेड कार्ड बनता है, येस आपका वो ऑफ साइड था, बट अगेन अगर एरिक गार्सिया का रेड कार्ड था तो आपको वहां पर भी वीआर चेक लेना चाहिए था। दूसरी चीज कि अगर यहां पर वीआर ने सही डिसाइड किया कि ठीक है अल्टीमेटली उन्होंने ऑब्जेक्टिवली आके बता दिया, तो भाई 8 मिनट तारक मेहता का एपिसोड देख लिया भाई मैंने पूरा, क्या कर रहे हो भाई 8 मिनट पीछे बैठ के। ये वीआर की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं खड़े करता तो किस पे खड़े करता है मेरे समझ में नहीं आता। अगेन आई थिंक सेकेंड लेग के लिए कह सकते हो कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट हंसी फ्लिक को भी रियलिस्टिकली पता है, और मेरे को लगता है कि यहां पर सबसे बड़ा रशिया, इंडिया, यूएस और चाइना, इसके बाद अगर किसी का सबसे तगड़ा डिफेंस होगा तो वो एथलेटिको मैड्रिड का होगा। ठीक है, पता है कि एक एक पैर एक्स्ट्रा लगाएगा वो सिमियोनी, एक एक पैर, 3-3 पैरों के साथ खेलेंगे ये प्लेयर। और मैं यहाँ पर भाई शाउट देना चाहूँगा जो भाई एथलेटिको गोलकीपर था, यंग लग रहा था क्योंकि मैंने पहली बार उसको एक्चुअली में खेलते हुए देखा इतने एक्सटेंसिवली। वेरी गुड भाई, वेरी गुड कमांडिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया कमांड कर रहा था। आई थिंक यहाँ पर बार्सिलोना के लिए तो देखो एक दिक्कत की बात यह है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि भाई यहाँ पर कौन प्लेयर वापस आएंगे कौन प्लेयर नहीं आएंगे, लेकिन एरिक गार्सिया का ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये गेम हंसी फ्लिक ने टोटली लाइक अंडर टैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट किया है, बहुत ह्यूमिलिएटिंग है मेरे ख्याल से यहाँ पर बार्सिलोना के लिए। और एक चीज़ जो मेरे को लगता है कि बार्सिलोना जो भी गेम हारती है उन सब में एक ब्लूप्रिंट बहुत तैयार है, रेडीमेड है भाई। लाइक स्पेसिफिकली देखो उन टीमों के लिए तो नहीं है, ठीक है, जो ला लीगा में मिड टेबल टीम है, क्योंकि वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर ही नहीं है। एथलेटिको मैड्रिड के पास ऐसे प्लेयर है, ठीक है, एथलेटिको मैड्रिड के पास है प्लेयर्स। लुकमन की बात करें जिसने एब्सोल्युटली बॉन्कर्स गोल मारे, सिमोनी की बात करें जो कि 90th 85th मिनट पे ऐसे भाग रहा था जैसे गेम का पहला मिनट है। और आपको यहाँ पर कमेंडेबल उनकी तारीफ करनी पड़ेगी इस परफॉर्मेंस की कि जिस तरीके से वर्क रेट दिया है, दे वर एब्सोल्युटली हंग्री फॉर बार्सास ब्लड। बट ब्लूप्रिंट भाई ये उन मैनेजर्स के लिए है जिनके पास वो टेक्निकल क्वालिटी है, जिनके पास वो टैक्टिकल एक्यूमन है कि भाई अगर आप बारसा पे चढ़ के उनको कभी सेटल होने का टाइम ही ना दो, जहां पर आप यहां पर डायगोनल स्विच की बात करें, क्विक बिहाइंड रन की बात करें और आपके पास पेस है, तो आप इस बार्सिलोना को हरा सकते हो। और हरा तो सकते ही हो, बल्कि आप ह्यूमिलिएट भी कर सकते हो।